आके चैन। आज मैं एक विशेष तरह की एपिलेप्सी होती है, मिर्गी होती है, इट इज़ कॉल्ड इन्फेंटाइल स्पैज़म। यस, इन्फेंटाइल स्पैज़म। इन्फेंटाइल स्पैज़म के काफ़ी बच्चे आते हैं और ये इट्स ए डिफ़िकल्ट एपिलेप्सी बेसिकली। इसका आउटकम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, मतलब वी कैन नॉट से फॉर 100% दैट कि बच्चा जो है पूरा ठीक हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ सीजर कंट्रोल एंड इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल न्यूरो डेवलपमेंट। सो थोड़ा इट हैज़ टू बी टेकन वेरी वेरी केयरफुली कि इन्फेंटाइल स्पैज़म अगर बच्चे को है तो उसको जितना जल्दी हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे, जितना जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, उतनी ही आउटकम बेटर होती है। अब सवाल ये है कि इन्फेंटाइल स्पैज़म को पहचाने कैसे और ये क्यों होता है। इन्फेंटाइल स्पैज़म एक डिफरेंट तरह का है जो छोटे बच्चों में होता है। जनरली इट कैन स्टार्ट इवन एट 2 months 3 months ऑफ एज, और कई बच्चों में उससे भी पहले शुरू हो जाता है। और होता कैसे है, आप बच्चे को ध्यान से देखेंगे, ऐसे झटका मारता है बच्चा। कई बार झटका ऐसे बड़ा भी हो जाता है, इस तरह से अगर आप देखेंगे ना, ऐसे झटका लगता है उसमें, और बच्चा एकदम सुन्न हो जाता है। कुछ बच्चे उसके साथ में क्राई भी करना शुरू कर देते हैं, शाउट करते हैं, उनको दर्द होता है एकदम, जो स्पैज़म इस तरह से होता है। तो इस तरह की कोई भी मूवमेंट है, या कई बार खाली पैर बच्चा ऊपर कर लेता है, या धड़ को ऐसे ले आता है आगे, या कई बार सर को ऐसे ड्रॉप करता है, तो इनमें से कोई भी मूवमेंट हो या कोई भी आपको शक लगे कि हाँ ये वो तो नहीं हो सकता है, तो हमें कंसल्ट करना चाहिए। इन्फेंटाइल स्पैज़म जैसे ही शुरू होते हैं बच्चे को, तो अगर हम प्रॉपरली ट्रीट ना करें तो डेवलपमेंटल रिग्रेशन होना भी शुरू हो जाता है। व्हाट इट मीन्स इज़ कि जो माइलस्टोन्स बच्चे ने अचीव कर लिए हैं, लेट्स से 8 महीने का बच्चा है, बैठना शुरू कर लिया है, हंसना खेलना सब शुरू कर लिया है उसने, लेकिन जैसे ही ये शुरू होते हैं तो बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है और कुछ माइलस्टोन वो लूज़ भी कर देता है। जैसे बैठना शुरू कर दिया है लेकिन अब नहीं बैठता है स्पैज़म होने के बाद। तो अगर ये स्पैज़म हम रोकते नहीं हैं या ट्रीट नहीं कर पाते हैं तो ये डैमेज आपका जो है बढ़ता ही चला जाता है आगे। सो इन्फेंटाइल स्पैज़म को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार हम जैसे बच्चों में ना पेट में दर्द होता है, उसको इन्फेंटाइल कोलिक भी बोलते हैं, उससे भी इसको कंफ्यूज कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे को पेट में दर्द है, बच्चे ने दोनों हाथ पैर ऐसे, पैर ऊपर कर लिए, हाथ ऐसे कर लिए, हमें लगता है बच्चे के पेट में दर्द है, लेकिन इट कैन बी ए साइन ऑफ इन्फेंटाइल स्पैज़म। तो प्लीज़ डोंट इग्नोर इट, और जैसे ही आपको लगे कि हाँ ऐसा कोई शक हमें लग रहा है, टेक द चाइल्ड टू द डॉक्टर। और डॉक्टर उसमें हम आगे करते क्या है, नंबर 1 तो क्लिनिकली हमें समझ में आ जाता है। वीडियो जरूर बना लें बच्चे की, आप 1 2 3 4 जितनी वीडियो हो, 10-20 सेकंड की वीडियो बनती है, क्योंकि ये कई बार क्लस्टर में आते हैं। जैसे ही बच्चा सो के उठता है ना, बच्चा ऐसे करता है 4-5 बार 6 बार, और थोड़ा सा रोता है, उसके बाद कई बार हंसता भी है जोर से, तो ये क्लस्टर्स में आते हैं। तो क्लिनिकली समझ में आ जाता है कि हमें क्या चल रहा है। लेकिन फिर भी इन केसेस में हम EEG कराते हैं, ब्रेन वेव टेस्ट इसको बोलते हैं, और उसमें क्लासिकल पैटर्न होता है जिसको हिप्स रिदमिया बोलते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल हुआ है, पेरेंट्स को उतना उसका ज्ञान नहीं रहता है, लेकिन डॉक्टर को समझ में आ जाता है EEG देखने के बाद। अगर वो EEG बच्चों वाले सेटअप पे ठीक जगह करा रखी है तो वो पैटर्न समझ में आ जाता है, और उसके लिए फिर दवा भी अलग होती है। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट एनी मेडिसिन वी नीड टू इन्वेस्टिगेट कि MRI ठीक है, स्ट्रक्चरली बच्चे के ब्रेन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई गांठें तो नहीं है। एक कंडीशन होती है ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, जिसमें इन्फेंटाइल स्पैज़म होते हैं, लेकिन उसका ट्रीटमेंट लाइन अलग हो जाता है, दवा भी अलग हो जाती है। अब क्वेश्चन है कि क्या ये ट्रीटेबल है? यस, इट इज़ ट्रीटेबल। अब मेडिसिन हैं, दे हैव बीन लॉट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रायल्स जिसने प्रूव किया है कि इन्फेंटाइल स्पैज़म को हम टाइम से अगर पकड़ लेते हैं और ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो मोर देन 70% बच्चे जो हैं दे आउटग्रो दिस फॉर्म ऑफ एपिलेप्सी। मोर देन 70%, नॉट 100%। तो वो दवा शुरू होती है, कुछ इसमें इंजेक्शंस भी लगते हैं, ACTH इंजेक्शन बोलते हैं, एक प्रेडनिसोलोन एक मेडिसिन है, और एक वाइगाबैट है, और क्लोनाजिपाम। तो इनके कॉम्बिनेशंस हैं, अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं, डिटेल में इस वक्त बताने का लाभ नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ इतना हो कि इन सब दवाओं की मदद से इनके मोर देन 70% केसेस में सीजर कंट्रोल हो जाते हैं, एंड न्यूरो डेवलपमेंटल आउटकम भी ठीक रहता है। इनके साइड इफेक्ट प्रॉब्लम्स yes there are, but you need to sit with the doctor to be able to understand कि ये प्रॉब्लम क्या है, दवाइयों से क्या दिक्कत हो सकती है, लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस क्या है,
तो ये सब हम करें. एंड आई होप एक्चुअली दिस वीडियो इज हेल्पफुल, एंड माई ओनली एंडेवर इज टू not to miss these children who are potentially treatable with the medication. Thank you very much.